मॉर्निंग. जसं आपलं ठरलं होतं की गेल्या वेळी की आपण संडेला एक मीटिंग ऑर्गनाईज करूया. सॅक्वेअरबरोबर आपण गेल्या शनिवारी मीटिंग झाली. त्या मीटिंगमध्ये आपण आपले प्रश्न विचारले, त्यांनी उत्तरं दिली. तसंच JNJ असोसिएट्सबरोबर पण आपण मीटिंग करायचं असं ठरलं होतं. त्याप्रमाणे आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्याप्रमाणे ते यायलाच तयार झाले. कळलं का? त्यांचं जे काय म्हणणं असेल ते मांडतीलच. कळलं का? तर आपण मीटिंगला सुरुवात करायला हरकत नाही. नंतर PMCच करून अपेक्षा आलेली आहे. आणि हे कल्पेशभाई मागे पण आपल्याबरोबर आले होते. त्यांचं तुम्ही ओळखत असालच. आणि हे त्याचे मित्र आहेत धर्मेश पटेल. तर हे आपण ह्या मीटिंगला सुरुवात करूया. कोणाला काही प्रश्न असतील, फक्त काय माहिती आहे का की प्रश्न विचारताना हा माईक आहे आपला, तो मी ऑन करून ठेवतो आहे. माईकवर बोला, म्हणजे काय होईल की आपण जे रेकॉर्ड करतो आहोत त्याचं तिथे बरोबर रेकॉर्डिंग होईल आणि आपले काय प्रश्न असतील ते बरोबर कळतील, लोकांना पण कळतील. ठीक आहे, त्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे. तर आमचे आपले ट्रेझरर आहेत राणेसाहेब, आम्ही काही प्रश्न काढले आहेत तर म्हटलं आमच्याकडून सुरुवात करूया नेहमीप्रमाणे. तर तुम्ही सुरुवात करा, काही प्रश्न असतील ते विचारा आणि त्याची जी काही समाधानकारक उत्तरं काय असतील ते देतील. ये लो माईक. गुड मॉर्निंग. अपना वो इंटरव्यू जो हुआ था तो उसके बाद हम लोग ने सब रिकॉर्ड्स हमारे मेंबर्स के लिए ओपन किया था. तो बेस्ड ऑन देयर क्वेरीज हम लोग ने समराइज किए हैं सर्टेन क्वेश्चंस, तो आपको पूछते हैं. अब इसमें शायद रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, जो वहाँ पे भी पूछा था यहाँ पे भी पूछेंगे, या कोई फिगर्स के बारे में कुछ डिटेल्स रहेगा. अगर आपके पास रहेगा तो बोल दो, अदरवाइज़ आप बाद में भी दे सकते हैं. कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है. हम लोग सवाल जो कुछ है पूछते हैं, बाद में आप इमीडिएट अगर आपके पास अवेलेबल एक्सप्लेनेशन है तो दे दो, अदरवाइज़ बाद में भी दे सकते हैं. बाद में कुछ रहेगा एक आध दूसरा सवाल तो भी बाद में हम लोग व्हाट्सएप पे भेज देंगे. तो पहला जो कुछ सवाल बाकी मेंबर्स ने जो हम लोग को पूछे थे MC को, और ये मीटिंग का पर्पज़ यही है कि ट्रांसपेरेंसी हम लोग को मेंटेन करना है. हम लोग ये MC और आप आके आपके ऑफिस में ख़त्म भी कर सकते थे, लेकिन मेंबर्स को थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिले, इन्फॉर्मेशन मिले करके ये मीटिंग हम लोग ने रखा है. तो इट्स इनफॉर्मल मीटिंग, SGM ऐसा कुछ है नहीं. हाँ, तो मेरा होने के बाद बाकी अगर किसी का सवाल है तो पूछेंगे. तो पहला सवाल ये था कि हम लोग ने विज़िट किया था साइट विज़िट्स, तो उसमें मेंबर्स भी थे. तो एक साइट विज़िट हम लोग ने घाटकोपर में किया जो प्रोजेक्ट कंप्लीट था, और दूसरा मुलुंड में किया. अभी उधर एक क्वेरी ऐसा था कि भाई वो जो है वहाँ पे JNJ का बोर्ड कहाँ पे भी नहीं दिखाई दिया, और यहाँ पे कुछ आशापुरा था का बिल्डर था, और वहाँ पे और वहाँ पे घाटकोपर में कोई पूर्ति दोनों करते था. तो फिर सवाल यही था कि भाई यहाँ पे JNJ का बोर्ड्स नहीं था, वो नाम भी मेरे ख्याल से आपके जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है. तो वो साइट्स जो है वो आप कैसे देखते हैं? मीन्स आपका रिलेशन, आप वो जो हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ एक चल रहा है, बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन था घाटकोपर का, उसका कोई सवाल नहीं था. और जो मुलुंड का भी था वो भी बहुत बढ़िया चल रहा था. तो पीपल वेर हैप्पी. लेकिन क्वेरी तो है मन में कि भाई वो आपके साथ उनका कैसे रिलेशंस है, वो अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा. जो आपने घाटकोपर का आकार ग्रुप का प्रोजेक्ट देखा, वो आकार ग्रुप है. RK कॉरपोरेशन हमारी कंपनी है. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो ओनरशिप का आपको JNJ का मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोफाइल दी, उसमें वो दोनों प्रोजेक्ट नहीं थे. आकार ग्रुप RK कॉरपोरेशन में मैं ऑन पेपर पार्टनर हूँ. आपको पार्टनरशिप डीड चाहिए तो कल्पेश पटेल मिल जाएगा. हम लोग क्या है, बेसिकली 4-5 जन ग्रुप में हैं. बैनर वाइज प्रोजेक्ट वाइज कंपनी करते हैं. वहाँ पे रितेश भाई हमारे पार्टनर है ऑन पेपर मुलुंड में, और आकार ग्रुप में मैं कल्पेश पटेल हूँ. JNJ में जिग्नेश भाई ऑन पेपर है ना सर. JNJ की सिस्टर कंसर्न हो गई जिसमें, लेकिन JNJ में जिग्नेश पटेल का है, यहाँ पे कल्पेश पटेल है. लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि इसमें जो पेपर आया है ना, उसमें सिस्टर कंसर्न का कोई नाम ही नहीं है. मीन्स एक्चुअली NA करके लिखा है.
तो इसके लिए वो कंफ्यूजन हुआ। अभी भी आप बोलेंगे समझो गंगा अपार्टमेंट भी हम रीडेवलपमेंट करेंगे तो समझो हम आकार ग्रुप के बैनर से करेंगे कि आशापुरा के बैनर से करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन कंपनी तो वहाँ पे भी दूसरी ही फॉर्म होगी ना, क्योंकि हमारा जो ओनरशिप का प्रोजेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला, एक कंप्लीट करके हम सेकंड करते हैं। देखो वो हमने घाटकोपर का आकार ग्रुप से किया है, वो आशापुरा ग्रुप से किया है, वो कंप्लीट होने के बाद ये तीसरा कोई हमारा ओनरशिप का बॉम्बे की। बाकी हम 1980 से आपको पहले भी बोला कल्याण डोंबिवली में हम एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन वही था कि सिस्टर कंसर्न करके अगर ये नाम रहते थे तो हम लोग को कोई नहीं, कंफ्यूजन सिस्टर कंसर्न मतलब आप उसको टेक्निकल वर्ड में जो पकड़े हो, लेकिन है हम लोग ग्रुप में ही। जैसे आकार ग्रुप में आपको तो चाहिए, आप कह रहे हैं कि इधर गंगा का अगर होता है कि नॉट नेसेसरी आप जे का हाँ। करोगे, हाँ, क्योंकि पेपर्स कैसे है ना कि सब लेकिन जे के पेपर्स के ऊपर आपको जिग्नेश पटेल, ये जो गंगा अपार्टमेंट की जो भी कंपनी फॉर्म होगी, हाँ। उसके ऊपर पेपर के ऊपर आपको जे पे ट्रस्ट है तो जिग्नेश पटेल का नाम उसके ऊपर पार्टनरशिप में आ जाएगा। ओके, तो आप नया कंपनी फॉर्म करके आपको हाँ, नहीं वही अपना ये तो डिस्कशन का नहीं, डिस्कशन का ही पॉइंट है ना उसमें। क्योंकि मैं इसके लिए और क्या मेंबर्स होता है, हम लोग, मैं आपको पहले बोला हम लोग प्रोजेक्ट वाइज कंपनी करते हैं। दूसरा आपने पहले पूछा था कि आप ऑन फाइनेंस करते हो, आप बैंक फाइनेंस करते हो। देखो ऑन फाइनेंस के लिए क्या होता है कि वो सवाल है नहीं, हाँ। ये आप कंपनी फर्म की बात है ना, उसमें आपको बोल रहा हूँ मैं कि उसमें क्या होता है। आज समझो हमने थर्ड कंपनी चालू की है जिसमें जिग्नेश पटेल फ्रंट में है, कल्पेश पटेल सेकंड है, लेकिन कोई थर्ड फाइनेंसर को लेना है तो उसको भी ऑन पेपर लेने के लिए हम हमारी जूनी कंपनी में उसको क्यों ले, समझे। इसके लिए प्रोजेक्ट वाइज कंपनी अलग होती है और हमारी अलग रहेगी। और उसमें पार्टनर्स आप भी जिग्नेश पटेल तो रहेंगे ही, हाँ। उसके साथ शायद आप भी जो नया ऑन पेपर देखो, ऑन पेपर आपको जे से करना है तो जिग्नेश पटेल रहेंगे, आकार ग्रुप से करना है तो कल्पेश पटेल रहेंगे, आशापुरा से करना है तो रितेश भाई रहेंगे। लेकिन ये हम लोग डिसाइड करना है हमें। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं कि हमको जे से आया है, हमको जे की प्रोफाइल है तो जिग्नेश पटेल ऑन पेपर पार्टनर रहेंगे, ये श्योरिटी। क्योंकि आपने जो बैनर, जो प्रोफाइल देख के साइट विजिट की तो जे की है। तो जे के नाम से ऐसा कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मुंबई में हुआ है? नहीं, वो तो हमने पहले दिन में नहीं आपको हुआ है बोला। ना। हाँ, तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि उसके अभी तक तो लास्ट मीटिंग मुंबई में हाँ नहीं, वो आपका जो प्रोजेक्ट हुआ है वो एक्चुअली डोंबिवली कल्याण में जे का जे का नहीं था वो। नहीं, वो हमारे पिताजी की, मैंने आपको बोला ना हम थर्ड जनरेशन है। नहीं एग्री। जे इज बेसिकली हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका टर्नओवर आपको जो देखना था वो दिखाने के लिए है, आपको हमने वो दिया। वो है। बराबर है। और एज अ डेवलपर बॉम्बे में तो हमने आपको पहले दिन ही बोला कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हम दूसरा लेते हैं, तो उसमें आप टर्नओवर मांगोगे तो हम आपको नहीं दे सकते। देखो दो चीज रहती है, एक आपको पेपर पे देखना है और एक सामने देखना है। आपको पेपर पे देखने के लिए मैंने जे आपको दिखा दी, सामने देखने के लिए आपको दो प्रोजेक्ट्स दिखा। तो ये इसमें जो आप टेक्निकल, लीगल और पेपर वर्क के कैसे आपको चॉइस करनी है, आपकी चॉइस है। तो शुभम गैलेक्सी जो डेवलप जो दिया है जे के लिए, वो डोंबिवली का है। वो किसने, वो डोंबिवली का वो है। कौन से बैनर के? नौकार एंड एसोसिएट से, जिसमें जिग्नेश भाई पार्टनर है। नौकारा का हुआ है। ओके। और जो ओपन प्लॉट पे जो हुआ है दिया वुड्स, जो ओपन प्लॉट पे कल्याण, अरे सॉरी टिटवाला है, टिटवाला, वो क्रिसा एंटरप्राइज, क्रिस। जिसमें मैं भी पार्टनर हूँ, जिग्नेश भाई भी है, उनके भाई भी है। आपने टर्नओवर का बात किया, तो मार्च 24 मीन्स 23-24 का आपका जो सेल्स दिखा रहे हैं वो 64 करोड़ है। उसके पहले भी 74 करोड़ है जे के बुक्स में जो हम लोग के पास है, और 27 करोड़ 22 में है। फिर कोरोना की वजह से मेरे ख्याल से वो 21 करोड़ 2021 में 5 करोड़ था, उसके पहले वापस वो 31 करोड़ है। ऐसा वो कंसिस्टेंटली है आपका। अभी मैं उसका बैलेंस शीट देखूँ या P&L देखूँ तो ये सेल्स जो है सब वर्क कॉन्ट्रैक्ट का है। इसका मतलब जो हम लोग को समझा है, तो आप डेवलपर से जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसका ये पूरा सेल है, बराबर ना। इसमें कोई भी रीडेवलपमेंट का सेल बुक नहीं हुआ है, जैसे जहाँ पे आपने, क्योंकि आपने बोला कि जे का है ही नहीं,
तो वो आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया और सेल किया, उसका सेल इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको वही बोला ना कि जे I'm just confirming. I'm just confirming कि हमारा अंडरस्टैंडिंग बराबर है। बराबर है। हाँ, दैट इज व्हाट और एक्चुअली वी वो वांट टू कंफर्म। जो फिगर्स हो गए वो तो उस दिन मैं हाँ, अकाउंटेंट को वो लाया था, मैं वही सिर्फ वही मतलब उसने जो तो दिखाया जो लिखा 5 साल में वो फिगर टैली आप दोनों कर लेना, हाँ, लेकिन मैं आपको कंफर्म करता हूँ हाँ। जे कंपनी इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। तो उसमें कैसा होता है कि एवरी मंथ आप बिल करते रहेंगे शायद, और एवरी मंथ जितना काम हुआ उसका बिल रेज किया तो सेल्स बुक होते जाता है। उसमें लॉन्ग टर्म का कुछ जैसे डेवलप में रहता है कि सेल जब भी होगा फ्लैट, उसके बाद जैसे आपका 25 करोड़ पहले जाएगा खर्चा, अगर सेपरेट पार्टनरशिप अगर आप फॉर्म क्रिएट करते हो या सेम बुक में तो पहला 25 करोड़ खर्चा होगा, बाद में आप जब सेल करोगे तभी उसके बाद सेल्स बुक होगा और फिर आपका प्रॉफिट दिखेगा एंड में। तो ये आपका जो जे है, पहला आप मटेरियल लेते हो या जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बिल करते जाते हो और आपको पैसा मिलता जाता है, बराबर ना? ये आपकी सोच बराबर हाँ। बराबर। आप एज ए डेवलपर ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेरे पास आज की तारीख में जे में 1200 करोड़ के काम है। 1200 करोड़ में से समझो 10% भी मैं बिलिंग करता हूँ तो साल में मैं 150 हाँ। करोड़ का बिलिंग करता हूँ, तो बराबर। 150 करोड़ के सामने 20 करोड़ रुपया पहले लगता है, तभी 150 करोड़ आता है। बराबर। वो लेकिन भी वो क्या चीज- प्रोजेक्ट साइकिल शुरू हो गया आपका। साइकिल मतलब क्या होता है, आज यहाँ पे भी मैं भी कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम दूंगा तो वो भी प्लिंथ करेगा, प्लिंथ लेवल में समझो 5 करोड़ का उसका बिल होता रहेगा, तो 5 करोड़ उसका प्रॉफिट नहीं है। बराबर। 1 करोड़ की शटरिंग होगी, 4 करोड़, तो उसकी भी लागत लगती है ना। मतलब आप जो सोच रहे हैं लागत कोई भी बिजनेस में लगती है तभी पैसा आता है। और एक चीज क्या होता है कि आज बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसी है कि जिसमें सबसे पहले हमारे दादा थे लेबर, हमारे पिताजी आधी जिंदगी लेबर की, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर हुए, हम भी कॉन्ट्रैक्टर हुए, अब हम डेवलपर भी हो रहे। तो ये जो स्टेप है वो स्टेप में आप जाएंगे तो क्या होता है कि आज डायरेक्ट जो डेवलपर आता है वो डेवलपर खाली पैसा लगा के पैसा कमाता है, हम पसीना लगा के पैसा कमाने वाले, वो डिफरेंस है। लेकिन आपको पेपर के ऊपर जो टेक्निकल पेपर, यही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपको हमारी डेवलपर कंपनी के 100 करोड़ के टर्नओवर देखने थे करके हमने जे दी है। इसमें ना एक जस्ट आपको अगर पता चलता है तो जस्ट एक्सप्लेन करो। उसमें क्या होता है, आपके जो बैलेंस शीट है उसमें आप एडवांस लेते हो। इधर यहाँ पे दिखा है जो 31 मार्च 24, इसमें आप में आपका जो ये जो बिज़नेस है उसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या रहता है? क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है इसमें 27 करोड़ का 28 करोड़ का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है वो मटेरियल ऑन साइट, वो जो सब जो रहेगा, जितने भी साइट रहेंगे तो वो दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। तो जो मटेरियल रहेगा, हमारे जो इक्विपमेंट रहेंगे हमारे पास, बराबर ना, बिलिंग के लिए अगेंस्ट जो करंट एसिड्स है तो इक्विपमेंट शायद नहीं रहेंगे, वो फिक्स एसिड्स में रहेंगे। तो वो मतलब क्या, वो टेक्निकल जो आपको वर्डिंग जो है वो आपको नहीं, मैं हाँ वही कंफर्म करना था कि बाकी मटेरियल जो साइड पे स्टॉक रहेगा। आज हमारे पास क्रेन है, माइवान है, हाँ जो हमारी एसेट्स है, जो काम पेंडिंग है 31 मार्च को जो, लेकिन बिल बुक किया है तो दैट यू आर डिक्लेयरिंग, तो 28 करोड़ का है। उसके अगेंस्ट है ना एक फिगर है, उसमें 40 करोड़ आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स है। देखो वो टेक्निकल कुछ सीए ने और अकाउंटेंट ने हाँ, किया तो होगा। ये नहीं, ये फिगर्स ऐसे हैं ना कि ये फिगर्स नहीं, मैं इसके लिए बोला कि अगर हो सके तो बोलो, अदरवाइज वो बाद में आप नहीं, इसमें मैं अकाउंट्स में हाँ। आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो उसके पहले आप बोल रहे हो कि आपका फैमिली बिजनेस टाइप हाँ, मतलब हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं हाँ। और हम 3rd जनरेशन में। अभी ये भी टेक्निकली है कि आपने आपके सीए फर्म जो है वो लिखा है डीएनआर कंसल्टेंसी करके है, और ये जो सब डॉक्यूमेंट्स आए हैं ना वो बेसिकली ऑडिटेड बाय या हिना जो कुछ हिना भी मोमोया ऐसा कुछ कंपनी से है। तो ये एक था आपके एडवोकेट्स कोई तो रहेंगे ना, जे के एडवोकेट्स ऐसे कुछ रहते हैं आपके पैनल पे एडवोकेट्स? नहीं, हमारे इन हाउस में कोई नहीं। इन हाउस में नहीं है। तो आपके अगर कुछ लीगल केस रहेंगे तो जनरली कौन हैंडल करता है? लीगल केस हमारे ऊपर आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, आपने डाला रहेगा तो हम क्यों डालते हैं सर? नहीं, कुछ तो डिस्प्यूट आज की तारीख में कोई डिस्प्यूट नहीं है। नहीं वो नहीं है, लेकिन कुछ इंटरनल एक्सटर्नल वो रहेगा तो क्या होता है कि किस किस्म का केस है, किस किस्म का आदमी है सामने वाला, उस हिसाब से मार्केट में सब प्रोफेशनल से ये चीज इन हाउस रख के कोई मतलब नहीं, और अपना रोज का काम है ये। कोई है नहीं। ओके। और ये जो आपने पूछा ना वो हिना मैडम का, वो तो क्या होता है ऑडिट के लिए जिसका सिग्नेचर लास्ट 5 साल से उनका ही है, मैं देख रहा था, लेकिन वो इन यहाँ हाउस पे वो अनऑफिशियल इन हाउस डीएनआर ही है, लेकिन वो हमारे डीएनआर के पास सीए का सर्टिफिकेट नहीं, इनके पास है करके ऑडिट वो
थप्पा मार। हाँ सॉरी, ये अभी आपने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया है उसमें वो स्कीम 3311 का पकड़ के दिया है, जहाँ पे एक्स्ट्रा FSI मिलने वाला है एंड अकॉर्डिंगली आप इसके लिए 100 करोड़ का, अगर हम लोग बोलते हैं कि वो 33(7)(b) में प्रोजेक्ट हम लोग को चाहिए, तो रेडी फॉर दैट, और कैसे रहेगा, फिजिबल है? अगर विन विन सिचुएशन में अगर होता है तो अभी आपने 32% ऑफर दिया है, ओके, रिवाइज में, तो अगर विन विन सिचुएशन करते हैं हम लोग तो उसमें आप क्या ऑफर दे सकते हैं? वो तो 33(7) में क्या होता है, देखो 33(7) मिनिमम 2.7 FSI, मैक्सिमम 3.34, बराबर। आपका 90 फीट हो 3.24 के हिसाब से आप करें। और जो 3311 है उसमें 7 FSI, ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। फिजिबिलिटी निकालनी है तो मैं निकाल के आपको रिवर्स ऑफर कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो- लेकिन अभी मैं खड़े खड़े आपको 33(7) का डिफरेंस आपको बता दिया, 33(7) और 3311 नहीं वो मोटा मोटा डिफरेंस इज डबल, ऑलमोस्ट डबल FSI का। तो सामने इन्वेस्टमेंट भी डबल, कंस्ट्रक्शन भी डबल, और बाद में आने वाले मेंबर्स भी डबल हो जाते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको 33(7) में जाना है, हाँ। तो आपको 16% आएगा, 12% आएगा, 20% आएगा, 32% आएगा, बराबर। उसके लिए आप लोग अगर मेंटली प्रिपेयर हो तो उसके ऊपर फिजिबिलिटी निकाल के वर्किंग करके आपको 8 वर्किंग डेज में मैं आपको दे देता हूँ रिवाइज। एक हफ्ते में 8 वर्किंग डेज, लेकिन आप इंसिस्ट करो कि उसके ऊपर आपको जाना है, क्योंकि वर्किंग के बाद में क्या होता है, आप दोनों घोड़े पे चढ़ोगे तो क्या होता है, फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको, क्योंकि आज हमको 32% मिल रहा है और फिर हमको 16% मिल रहा है, तो 16 और 32 के बीच की फिर आप तीसरी स्कीम लाओगे जो 3312B है, उसके बाद 33(7)B है, फिर 3320B है। तो आपके जो PMC है उनसे आप एक चीज़ देख लो कि भाई हमको मिनिमम मेंबर्स में 33(7) इज बेस्ट है, तो उसकी आप मोटी मोटी फिजिबिलिटी उनसे ले लो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपको थर्ड स्कीम भी चाहिए। 33(7) इज बेस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसमें कमर्शियली रेडी होना पड़ेगा ना, क्योंकि सामने मुझे इन्वेस्टमेंट भी कम लग रहा है, तो मुझे सेल्फ कंपोनेंट भी कम मिलेगा, मेरा प्रॉफिट रेशियो भी कम होगा इन्वेस्टमेंट के सामने, तो वो तो मैं मैनेज करके ही चलूँगा। ओवरऑल रिस्क कम रहेगा, आपको भी हम लोग को भी। अरे रिस्क की तो बात ही नहीं है ना। रिस्क तो कैसा है सर कि आप 1,00,000 फुट काम करोगे तो भी उतना रिस्क है, 10,000 फुट काम करोगे तो भी उतना रिस्क है, क्योंकि फाइल आपको BMC में डालनी है, वहाँ से लानी है। 10,000 फुट का 1,00,000 रुपये लगेगा, इसका 10 लाख रुपये लगेगा, खाली पैसे की मैटर है। उसके बाद टाइम भी लगेगा, आप 10,000 फुट के लिए सब प्रोफेशनल्स हायर करो और 1,00,000 फुट के लिए करो, मतलब जो काम आपको करना है, जो उसके पीछे एफर्ट्स डालना है, वो उतना ही डालना है। मैनेजमेंट जो करना है, जो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, जो आपको सेल टीम बिठानी है, जो मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में जो पूरा मैनेजमेंट उसके ऊपर जो लगना है वो लगना ही लगना है। 33(7) का आप, मेरा ओपिनियन है, आप PMC मैडम से या PMC सर से अगर आप ले सकते हो तो आपको ऑटोमेटिक डिफरेंस मोटा मोटा मालूम पड़ जाएगा। ओके। और 3311 में जो 300 के या जो कुछ FSI BMC को देना है, तो आप वो खरीद के लोगे ना? मीन्स यहाँ PAP लेना पड़ता है ना। हाँ, स्कीम में कोई काम हुआ है ये जो 3311 में? नहीं, मैंने घाटकोपर का किया 33(7) में ही। सब 7 मीन्स वही 11 में कुछ अभी तक नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि बेसिकली क्या था कि भाई सोसाइटी की ऑफर और PMC सर का कंसर्न था कि भाई दूसरे डेवलपर ये स्कीम में दे रहे और आप 7 में ऑफर दोगे तो आदमी 7 और 11 आज आप अंदर गए करके आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही है। पहले दिन पे मैं 12% देता था और दूसरे ने 32% दिया था, आप बोलोगे इतना डिफरेंस अपने को 12% वाले को बुलाने का ही नहीं। आप हमारे स्कीम को कैसे देखते हैं? देखो सर, मैं देखूँ उससे अच्छा आप वो चीज़ को आपको देखना है कि 100% सेफ कौन सी चीज़ है, ओके, और 99% चीज़ कौन सी सेफ है। तो 99% में हमको बेनिफिट किया है और 100% में हमको बेनिफिट किया है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि 50% का FSI का वेरिएशन आए, तो वो चीज़ का क्लेरिफिकेशन आप PMC से लोगे। मैं बताऊंगा तो आपको क्या होता है, आज भी मैं आपके लिए आज 3rd पर्सन ही हूँ, लेकिन वो तो आपके घर के, तो आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज़, क्योंकि उसमें आपका स्क्वायर फीट बहुत कम हो जाएगा जो नया मिलने वाला है ऑफर। 33(7)B में
राइट। जो आज 32% पे समझो 500 फुट के फ्लैट वाले को 150 फुट मिलने वाला है, 500 वाले को 50 ही मिल सकता है, हाँ। 75 मिलेगा। तो वो आदमी सोचेगा कि आज मेरा 100 फुट कम हो गया, आज इधर 25,000 का भाव, मेरा तो 25 लाख का फ्लैट का वैल्यू कम हो गया। मतलब ये चीज आपको सोचनी है कि आपको कौन सी स्कीम में जाना है। 2-3 जो स्कीम है नहीं। पीएम। हाँ, क्या है कि आपका भी प्रॉफिट देखना है और हमको भी थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। सर प्रॉफिट में तो क्या होता है, कोई भी आदमी प्रॉफिट लेके ही काम करेगा। 33.7 मैं करूँ या आपके दूसरे भी करेंगे तो मेरे और उसमें समझो 1% 2% का फर्क होगा, जो प्रॉफिट का, क्वालिटी का और गुडविल का फर्क होगा। लेकिन आपको तो मेंटली प्रिपेयर होना है ना कि 32% और 7B में क्या ऑफर आ रही है। इसके लिए आप मैडम से 3 ऑफर ले लो, 33.7, 33.11। नहीं, वो तो दे दिए, वो तो ऑफर दिए है। हाँ दिए, तो मतलब आप लोगों को उस पर मेंटली प्रिपेयर होना है कि भाई हमको कौन सी स्कीम में जाना है, कौन सी स्कीम हमारे लिए 100% सेफ है, कौन सी स्कीम हमारे लिए 99% है और कौन सी स्कीम हमारे 90% है। करेक्ट। ठीक आहे समज। अजून कोणाला काही नहीं नहीं विचार- एक अभी कुठलं नाही ते आपण फिजिबिलिटी काढली ना आपण, त्याच्यामध्ये सगळं क्लिअर दिलेलं आहे, तिन्ही स्कीम दिलेल्या आहेत. त्या 3 स्कीममध्ये तुम्हाला प्रत्येक स्कीममध्ये किती मिळणार आहे हे दिलं आहे. त्याच्यानंतर त्यांची ऑफर पण आपल्याला आली आहे, रिवाईज पण ऑफर आलेली आहे. तर ह्याचा विचार जो आहे ना तो आपण करायचा आहे आणि आपण ठरवायचं आहे की आपल्याला कुठल्या स्कीममध्ये जायचं आहे ते. कळलं? तुम्हाला तेच म्हणताय की वो चीज आपको जो है ना, वो चीज मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसमें जाओ, उसका डिस्कशन आपको करना है और डिसीजन आप लोगों को ही लेना है कि ये 3 स्कीम में अपने को ये है, तो वो पीएमसी मैडम ने निकाल के रखा है। उसके बाद आप डिसाइड करके बोलो कि भाई हमको ये स्कीम में जाना है, इसका फाइनल हमको और हमको दे दो। अगर 33.7 में जाना है तो 11 का तो मैंने दे दिया है। अभी लास्ट 2 सवाल है मेरे तरफ से। आपने जो रिवाइज्ड ऑफर दिया, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसमें कमर्शियल आपने जो कुछ दिया है, रेंट का रहेगा, कॉर्पस रहेगा, उसमें फर्दर थोड़ा बहुत निगोशिएशन वी कैन एक्सपेक्ट ना? अभी आप जो है वही पकड़ अगर के आप- चलो। मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं मेरे तरफ से बढ़ने की गुंजाइश होगी तो मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा, अपॉइंटमेंट लेटर के दिन ही आपको मैं बढ़ा के दे दूंगा। लेकिन अभी आप वही फाइनल पकड़ के चलो। ओके। अभी फाइनल सवाल ये है कि आपने अभी ये साइट देखी है, तो ये सवाल बाद में आता है करके, लेकिन अब मैं पूछता हूँ और क्लोज करता हूँ कि क्या लगता है आपको ये हमारे एरिया के बारे में या साइट के बारे में, कि आपको क्या प्लस पॉइंट्स हैं जो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो? सर आज की मार्केट के हिसाब से आप सिनेरियो देखेंगे ना, तो ओवरऑल कहाँ पे भी कोई भी प्लस पॉइंट देख के नहीं जाया जाता है। लेकिन हमारा जो है एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होके हम दूसरा लेते हैं, तो आज हमारा जो मुलुंड है, मुलुंड के बाद ये नाउर है, मतलब जो घाटकोपर और मुलुंड 2 जन के बीच में हम बैठे, तो हमको दोनों की गुडविल और दोनों का रेपो काम आएगा। लेकिन वहाँ पे जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू था और वो जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि लोकेलिटी एरिया के हिसाब से अलग है। लेकिन क्या होता है, हमारी ग्रिप में, हमारे एरिया में और अपनी नज़र के सामने डूब रह करके हमको ये काम करना है। कॉन्ट्रडिक्टिंग है। उस दिन जब मार्च 1 को आपने जो सबके सामने बोला था, यू डोंट टेक फंडिंग, बैंक से फंडिंग नहीं लेंगे, बट यहाँ पे आज आपने आज भी मैं बोल रहा हूँ मैं बैंक से फंडिंग नहीं लूँगा, आज भी बोल रहा हूँ। तो अगर हमारी सोसाइटी आप रिडेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं तो आपके फंडिंग के लिए यू विल नॉट बी मॉर्गेजिंग आवर सोसाइटी पेपर्स। नहीं, मैं जो भी करूँगा मेरा डेवलपमेंट राइट के ऊपर, मेरे सेल के ऊपर करूँगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी तक अपने यहाँ पर मुंबई में कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जे पे किया नहीं है। नहीं। तो अगर आपको चांस देते तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट रहेगा। हाँ, बैनर आपको जे चाहिए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सी अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं एग्रीड, वो जे के ही है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि क्या होता है कि आज 100 करोड़ का प्रोजेक्ट के ऊपर उनको 150 करोड़ का टर्नओवर चाहिए था। जी, फर्स्ट प्रेफरेंस जैसा हमको, हम भी आते हैं तो हमको यहाँ से ही टेंडर आया, यहाँ से ही हमने दिया, तो उनका पहला रिक्वायरमेंट का लिस्ट लिया था कि भाई व्हाट इज़ द सोसाइटी रिक्वायरमेंट्स, बराबर है। और मेरी जो सिस्टम है उसमें मैं 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर, आपका ये प्रोजेक्ट भी करूँगा तो 100 करोड़ का मेरा ईयरली टर्नओवर होने वाला है, नहीं होने वाला है, बराबर।
जी तो एज अ डेवलपर की कंपनी में जिधर पेपर दिखा के काम करना है वहाँ पे तो मैं मेरी ही कंपनी दिखा रहा हूँ। आपको हमने पेपर जे के दिए, ये प्रोजेक्ट जे के ऊपर रीडेवलपमेंट करना है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जे के जो पार्टनर्स के नाम दिए उसमें से मिनिमम 2 पार्टनर रहेंगे उसमें 51% के हिसाब से, वो अनऑफिशियल बता रहा हूँ। जी जी बराबर। और इसमें सपोज हम लोग को आगे की जो प्रोसेस है, जैसे आईओडी है, बाद में सीसी है, नॉर्मली अपने को कितना टाइम लग सकता है? वो तो मैं उस दिन भी आपको मीटिंग में बताया था, मिनिमम 3 से 6 मंथ आपको लगने वाला है। सबसे मिनिमम 3 मैक्सिमम 6, लेकिन आफ्टर डीए मेन जो टाइम जाएगा वो आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ही जाएगा। जी उसके पहले आपको टाइम जाएगा प्लानिंग में मतलब जो टाइम जाता है प्लान बन के आएगा। आप आपके फ्लैट का ही सोचोगे कि मुझे भाई ईस्ट वेस्ट एंट्री चाहिए, मेरा बेड साउथ की तरफ नहीं आना चाहिए, मेरा किचन ये चाहिए, वो आप आपका सोचोगे, सब मेंबर अपना सोचेंगे, जनरल सोचेंगे। तो सबसे पहले प्लान फ्रीज होना जरूरी है। जी प्लान फ्रीज डीए हो गया तो फिर आपका काम खत्म, ओके वो मेरा काम है। लेकिन प्लान और डीए में ही आप टाइम निकालो, क्योंकि सब अपना अपना इंडिविजुअल देखेंगे, वो सबका हक है। लेकिन मेरा आप सबको एक ही सजेशन है कि जनरल एक बार देखने का, क्योंकि आज मैं रहता था तो मेरा ये फेसिंग का फ्लैट था, अभी मुझे वो फेसिंग फ्लैट आ रहा है, तो उसके बदले एक फ्लोर आप ऊपर जा रहे हो, वो सोच लो। मतलब पॉजिटिविटी से आप देखोगे सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगता है आपको प्लानिंग में। प्लान आपको क्या फ्रीज लगता है कितना देर लग सकता है? वो मेरे ऊपर है ही नहीं ना सर, मैं तो एक ही दिन में प्लान फाइनल कर देता हूँ। जी मेरा सेल का मैं एक ही दिन में प्लान फाइनल करूंगा, और क्योंकि plan मुझे कैसे- मालूम है कि आपको ये फ्लोर प्लेट है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। मेरे आर्किटेक्ट को मालूम है आपने को ये दिशा का फ्लैट बना है, और 100% कोई भी चीज़ पूरी दुनिया में 100% वास्तु के हिसाब से आपको मिलेगी नहीं। आप अगर आपका इंडिविजुअल प्लॉट भी लोगे और उसके ऊपर इंडिविजुअल फ्लैट भी बना हुआ है, बंगला भी नहीं बोले, जी बराबर, प्लॉट भी आपको 100% वास्तु नहीं मिलेगा और उसके ऊपर का बना हुआ फ्लैट भी नहीं मिलेगा। जी तो उसमें आप लोगों का जितना अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों का जितना कोऑपरेशन है वो रहेगा, तो जितना जल्दी प्लान फ्रीज होगा, उसके बाद डीए में टेक्निकल तो हमारा सब चीज़ हो गया है, बराबर है। कमर्शियल सॉरी, टेक्निकल चीज़ में आपके लॉयर और मेरे लॉयर जितना प्लस माइनस करेंगे, ए और ई दो चीज़ का कोर्ट में जाएंगे तो मतलब बहुत अलग होता है, जी बराबर है। लेकिन हमको तो कोर्ट में जाना ही नहीं है। मेरी सोच ये है, डिस्प्यूट कोई भी चीज़ का होगा तो सामने बैठ के वो जितना जल्दी होता है वो वेव ऑफ होता है। बाकी उधर गए तो सब आपका भी पैसा जाने वाला है, मेरा भी पैसा जाने वाला है। तो वो चीज़ के लिए क्या होता है, कभी कभी लॉयर लोग पकड़ के रखते हैं खुद की चीज़ दिखाने के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत मेरा लॉयर पकड़ेगा तो मैं उसको समझा लेगा। तो अनऑफिशियल मैं भी आपको बोलूँगा कि ये चीज़ में आपको दिक्कत नहीं, आप सेकंड ओपिनियन ले लो। तो डीए और प्लानिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है, और मिनिमम 2 महीना भी लगता है और 2 साल भी लगता है, सब्जेक्ट टू मेंबर्स। तो जैसे भी आपने बताया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट एक बार साइन हो गया, उसके बाद में जो टाइम फ्रेम है 6 महीने का लेके चलो, आईओडी एनसीसी जो भी अपलोड करोगे, आईओडी सीसी, उसके बाद आप आने जाओगे। के बाद आपको पूरा बिल्डिंग खाली करना है, मुझे हाँ। करना है। तो ये प्रोसेस क्या 1 साल के आसपास का लगता आराम है? से हो जाता है। 1 साल। फिर ऐसा तो नहीं कि एक बार डेवलपमेंट एग्रीमेंट जब साइन हो गया उसमें जो क्लॉज होता है कि 36 मंथ प्लस 6 मंथ जो भी क्लॉज रहेगा कि इतना टाइम लगेगा, और डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन होने के बाद में बहुत सारे सोसाइटी में हमने देखा है कि वो 3-3 साल तक ना उसका आईओडी आता है ना सीसी आता है। उस केस में वो फंसा रहता है, बिकॉज वो टाइम फ्रेम 5 साल का पहले से साइन करके बैठा है, तो वो निकल भी नहीं सकता है, जा भी नहीं सकता है वो कंडीशन में। तो बहुत सारे केस में तो ऐसे क्या, तो वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्लॉज आता है लेके कि अगर 1 साल का आपने टाइम फ्रेम मांगा कि हम सीसी लेके आएंगे फुल सीसी, अगर वो नहीं आता तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, इस टाइप का क्लॉज आता है या करना चाहिए? देखो, उसमें फर्स्ट सबसे पहला क्लोज आता है आईओडी का। डीए होने के बाद आईओडी ये टाइम में आनी चाहिए। आईओडी के बाद मैं आपको नोटिस दूंगा कि 2 महीने में आपको खाली करना है। आप ही अगर उसको 6 महीना लगाओगे खाली करने को। राइट। और सेकंड क्लोज आता है कि आफ्टर सीसी 3 क्लोज आएंगे। फर्स्ट आफ्टर डीए आईओडी टाइम, सेकंड क्लोज आता है आईओडी टू वैकेंट, और थर्ड क्लोज आता है सीसी। और जो भी आपका 36 मंथ, 42 मंथ, 30 मंथ, 24 मंथ प्लस ग्रेस पीरियड रहता है वो फर्स्ट सीसी से रहता है। ओके। कभी भी आपका डीए से आईओडी से नहीं रहता, क्योंकि आईओडी आने के बाद आपको सबको खाली करके जाना है।
उसके बाद डिमोलिशन होता है, उसके बाद फर्स्ट सीसी आता है। तो जो भी प्रोसीजर है, आईओडी लाने का प्रोसीजर मेरा है। अगर इन बिटवीन आप जो बोल रहे बहुत सारे ना, उसमें हार्डली 10% पूरे मार्केट के प्रोजेक्ट्स हो गए। वो 10% में से 2% खाली डेवलपर के तरफ से डिले होंगे। जो 8% प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या होता है, कोई मेंबर डीए होने के बाद कोई चीज होता है। मेरा खुद का घर है, 2011 में डीए हुआ है, 2012 की फर्स्ट सीसी है, आज 2025 है, अभी भी काम नहीं चल रहा है। क्योंकि 2011 से लेके 2019 तक हमारी एक मेंबर, हम तो 66 मेंबर है, 66 मेंबर ने डीए में सिग्नेचर करने के बाद एक मेंबर कोर्ट में। तो आप तो ऑलरेडी डेवलपर हो, तो आपका तो उतना कनेक्ट होगा कि ये सब चीज़ से ये करके आप देखो सर, खुद वही मार्केट में रिव्यू है कि एक मेंबर भी अपने को अटका नहीं सकता है। 70% की मेजोरिटी हो गई, 30% वाला कुछ नहीं कहता। मैं आपको एक सत्य बोलता हूं कि कोई एक मेंबर भी अगर उसमें इंच डालता है तो प्रोजेक्ट अटक जाता है 110%। दूसरा आप एक चीज समझ लो, पेपर के ऊपर कुछ भी है, आपका डीए होने के बाद भी जब तक आप खाली करके मुझे नहीं दोगे 100%, तब तक कोई भी मेंबर उसमें अटका सकता है। डेवलपर क्यों अटकाएगा, आप मुझे एक चीज बताइए, इनिशियल बताओ। लास्ट 2 साल का जेजे का, राइट, तो जो भी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल के बेस पे बिल्डर ने आपको, बिकॉज आप आरसीसी का काम किया, आपको पेमेंट मिल गया और बोल रहे हो कि आगे अगर प्रोजेक्ट आपको मिला तो आप जेजे में भी काम कर सकते हो, उसमें कोई आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो बैनर बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर जे, हाँ, 2 चीज़ होता है कि अभी जैसे जे में ठीक है, आपका हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करना है एज ए फाइनेंशियली, तो नॉर्मली आप लोग थर्ड कंपनी लॉन्च करते हो, नहीं तो उसमें एक एडिशनली ऐड भी कर सकते हो, एडिशनल पार्टनर फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं बनता है। बट वो आपका अरेंजमेंट है, ये हमारा सोसाइटी का नहीं रहता है। देखो मेरा सोच यही है कि जे जो हमारी कंपनी है ना, उसमें हम घर के ही है, बराबर है। ऑन पेपर समझो कि 2 भाई, दूसरे 2 भाई, बाप बेटे, 5 पार्टनर हमने इंट्रोड्यूस किए, उसमें कोई छठा नहीं है। तो वो कंपनी को हमको कैसा है, क्लीन वही काम पे लेके जाना है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20% तो मुझे मार्केट से पैसा उठाना ही है, तो वो पैसा उठाने के लिए मुझे कोई इन्वेस्टर को सस्ते में माल काट के, भले दुनिया बोलती है कि मार्केट का भाव, अरे लेकिन वो इन्वेस्टर ने समझो आज इधर 25,000 के बदले 15,000 में लिया, वो 17 में बेचने ही वाला है। तो आपका भी फ्लैट का वैल्यू कम होगा, मेरे फ्लैट की भी वैल्यू कम होगी। उससे अच्छा मैं 15 के बदले मेरे को 17 में घर में पड़ रहा है और मैं 8,000 कमा रहा हूँ, तो मैं 20% का दूसरा पार्टनर ले लूँ ना। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई आकार या आशापुरा कोई ग्रुप करना चाहूँ तो करने दीजिए, नहीं करने देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जे में मुझे दूसरा पार्टनर लेना नहीं लेना मेरा फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मैं सोचेगा। मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आकार ही करना है, क्योंकि मेरा एक इंसिस्ट यही है कि मैं बॉम्बे में जो एज अ डेवलपर 2 कंपनी किया हूँ, वही अगर तीसरे प्रोजेक्ट में 2 में से कोई भी एक बैनर आवे तो मेरे लिए गुडविल के लिए एक चीज़ अच्छा है कि कोई चौथी सोसाइटी मेरे को ये सवाल नहीं कर पावे। ये जो आशापुरा वाला जो प्रोजेक्ट है आपका, जो मुलुंड वाला, वो देख के आया था मैं, और वो आशापुरा का आज के डेट में या जो इसके पहले आपने जो ये किया, तो नॉर्मली बिल्डर जब बिल्डिंग बांधता है, आपका तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला आपको पेमेंट मिल जाता है, बिकॉज आपका अरेंजमेंट अलग है, राइट। बिल्डर का तो होता है सेल होगा तो बेचेगा, नहीं सेल हुआ तो नहीं बिकेगा माल, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अगर कोई बिल्डर का 5-6 साल में अगर टर्नओवर 0 ही दिखता है, तो क्या मतलब, वो ऐसा होता है कि उसका काम हो रहा है बराबर, लेकिन 5-6 साल के पूरे आईटीआर में 0 ही 0 है, वो तो इनकम 0 रहेगा ना, सामने वो पैसा डालता होगा तो वो तो दिखेगा ना भाई आप खर्चा कर रहे हो। नहीं, अगर खर्चा भी नहीं दिख रहा है तो फिर खर्चा भी नहीं दिख रहा है और पैसा भी नहीं आ रहा है, मतलब फॉर्म वर्किंग में ही नहीं है ऑन पेपर। नहीं आप ऐसा बता, बट ऐसा नहीं है कि जीएसटी में अपन दिखा सकते हैं कि 50 आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है। अच्छा, तो जीएसटी में भी नहीं दिखेगा ये, वो किधर भी नहीं दिखेगा ना सर, जीएसटी में भी नहीं दिखेगा। नहीं, आपको इनकम भी नहीं है और आउटकम भी नहीं है। अगर समझो आपका ये प्रोजेक्ट की बात करो, समझो गंगा बिल्डिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे स्टील आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, मतलब मेरा खर्चा चालू है, भले इनकम नहीं है, माल नहीं बिक रहा है, तो मैं कैसा करूँगा आपसे उनसे, मतलब फ्रेंडली लोन है वो, इनकम की लोन वो आएगी सामने, एक्सपेंडिचर। अगर पैसा भी नहीं जा रहा है और आ भी नहीं रहा है, मतलब प्रोजेक्ट ही नहीं है। कल के डेट में सपोज ये सोसाइटी आपने लिया या जो भी कोई भी लिया, राइट, उसमें उसको फंड रेज करना है। अभी आपका फंड है, आपके बैलेंस शीट के हिसाब से हो सकता है आप अरेंज कर लेंगे 20 करोड़ 25 करोड़, या आपके मार्केट में आउटसाइड होंगे। बट अगर बाय द वे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना रहा, या कोई बिल्डर आता है जिसके पास में कैपेसिटी नहीं है भरने का और बोलता है कि इसको मॉर्गेज नहीं करना है, बट
इसको हम बैंक को लोन पे लेंगे बट ये प्रॉपर्टी पे एनओसी देंगे, तो क्या रजिस्टर मॉर्गेज ही हो जाएगा ना, लैंड को अपने को मॉर्गेज ही करना पड़ेगा इंडायरेक्टली, ऐसा होता है। देखो, वो- लैंड किए हुए दे सकते हैं क्या? आपके सवाल का पहले सवाल का जवाब दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी ही नहीं है। जो हमारी लैंड के ऊपर वो एनओसी लेवे के मॉर्गेज रख के हमारे ही कंधे पे बंदूक रख के वो बिल्डिंग बना दो, उससे अच्छा हम लोग ही लोन लेके बिल्डिंग नहीं बना लेते। अच्छा, बराबर। हमको डीए का भी खर्चा नहीं लगेगा। आपको तो सीधा प्लान करना है, जीरो आईडी में फाइल डालो, मार्केट में 25,000 भाव चल रहा है, 20,000 में माल बेच डालो रियल वायर को, पैसा फंड हो जाएगा। या फर्स्ट आईडी आ गई, आपको सोसाइटी को बैंक भी लोन देती है। जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो आदमी को बुला के उसके साथ डिस्कस करके कोई मतलब ही नहीं है सर, वो आपको 5% नहीं 25% भी ज़्यादा देगा, आपको ओरिजिनल आपका ओरिजिनल 100 फुट है वो भी नहीं दे सकता है। आपको अभी भी टेक्निकल यस नहीं बोल सकता। वो मॉर्गेज रखने के लिए क्या होता है समझो, मैंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया बराबर, अभी बैंक का और अकाउंट्स का और वो अलग अलग चीज़ है। मैं आपसे डेवलपमेंट एग्रीमेट कर लिया, मतलब मुझे ऊपर का 50,000 फुट माल बेचने मिल रहा है बराबर, तो वो 50,000 फुट माल मैं बैंक में मॉर्गेज रख के लोन लेता हूँ, लेकिन वो 50,000 फुट माल किसके ऊपर बनने वाला है? लैंड के ऊपर। तो वो लैंड के ऊपर का जो 50,000 फुट माल बनने वाला है उसको मॉर्गेज रखने के लिए आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वो हो गया एनओसी। अच्छा, तो कल के डेट में सपोज कि ऐसा लेकिन फिर भी आप आपके टेक्निकल और लीगल एडवाइजर से वो चीज़ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो क्या टर्म्स पे लोन देते हैं, क्या लोन एग्रीमेंट में मेंशन करने वाले, वो अपने को नहीं मालूम। नहीं, तो ये कंडीशन में ऐसा ही हो गया कि मान लो कि ज़मीन है ऊपर 20 फ्लोर माला बन गया, हमने ऊपर के 10 फ्लोर जो भी मेरे इन्वेंट्री है उसको मॉर्गेज किया बराबर ऑन पेपर। कल के डेट में वो इन्वेंट्री बने ही नहीं और मान लो कि खुदा न खास्ता मेरी इन्वेंट्री हाँ नहीं बना आपका, और जो वो भी बैंक का आपको रिस्क कोई है, और वो बैंक का रिस्क है। तो बैंक अपना वो लैंड कैप्चर कर लेगा, आप पैसे बोला नहीं पता। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि बैंक उसमें क्लोज डाल रही है कि नहीं, कि भाई हमको लैंड का सेफ्टी चाहिए, कि खाली एनओसी चाहिए जिसके ऊपर बिल्डिंग बनने वाला है। वो बैंक का और डेवलपर का क्या सेटअप है, तो वो उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है बैंक और डेवलपर के, उसमें होगा। मालूम चलेगा। होगा। आप जब डील करेंगे तब बैंक आपके पास भी आएगी, तभी आपका लीगल वाला और बैंक का लीगल, उसमें आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और आप पूछ भी सकते हो कि भाई हमको लैंड नहीं देनी या देनी है, तो आपके ऊपर है। आप ऐसा बोल रहे हो, अभी आप में से समझो 25 मेंबर में से कोई 5 मेंबर के ऊपर भी यहाँ पे बैंक की तो लोन होगी, हाँ है बराबर। तो आप रीपेमेंट करने वाले हो, हम्म? तो डेवलपर कैसा करेगा फिर? तो वो आइडियली बैंक नहीं, वो बैंक का और आपका लुकआउट है सर, वो बैंक का और आपका लुकआउट है। बैंक हमको एनओसी देगी, बैंक से एनओसी लानी है जिसकी लोन है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जा रहा है। कल उठ के आपकी बैंक मेरा डेवलपमेंट को रोक नहीं सकती। तो आप बोल रहे हो कि बैंक में एडवांस में बताना पड़ेगा कि हम लोन ले रहे हैं, रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। हाँ 100%। आपको डीए के पहले वो सब प्रोसीजर है। आपकी बैंक की जिसके फ्लैट के ऊपर है उसको एनओसी तो लाके देनी है ना, क्योंकि नहीं तो आपका 5 लाख के लिए मेरा 50 करोड़ का प्रोजेक्ट अटक जाएगा। वो सब प्रोसीजर है सर, वो कोई आपकी मेरे लिए कंपल्सन है ऐसा नहीं, वो जनरल मार्केट की जो प्रैक्टिस है उसी हिसाब से। तो वही आपको बताया ना, डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हमारे जनरेशन का, एक बिल्डिंग वाइट खड़ा है और दूसरा क्रीम खड़ा करने वाले, हमारा जनरेशन की बात है। जिग्नेश भाई, इसमें जो आपने जो ऑफर हमें दिया हुआ था 32% का, ये 33/11 में दिया हुआ है राइट? यस। उसमें अपना पैप वाला इशू नहीं आता है ना, बाहर प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो आते हैं वो उसमें आएगा। आएंगे पीएपी 3311 इज पीएपी स्कीम। नॉट एसआरए नहीं सर वो इज द पार्ट्स ऑफ एसआर। ओके। वो टेक्निकल आप उनसे पूछे उतना अच्छा है, मैं जवाब दूँ उससे अच्छा। अलग है। एमसीजीएम की स्कीम है, ये एमसीजीएम में ही सब स्कीम होती है। आपकी पार्ट एमसीजीएम पार्ट एसआर है। 3311 जो है वो एसआरई स्कीम है, उसको इधर दो या किधर भी दो, लेकिन वो देना है। अच्छा, इसमें पोडियम पार्किंग का कैसा ही हो सकता है? तो मैं उस दिन भी बताया था, सब्जेक्ट टू प्लानिंग में बैठेगा तो मुझे भी मेरा सेल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। ओके, तो प्लानिंग में ही ये सब डिसाइड अपन उसमें 100% कोशिश करेंगे, जी। क्योंकि वो आपका प्लॉट का मेजरमेंट
आपका कमर्शियल टर्म्स आपके साथ मेरा जो फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद फ्लोर प्लेट फाइनल होगी, रैंप वाला पोडियम बनेगा। आप लोगों को सबको एक एक पार्किंग का मैंने कमिटमेंट दिया ही है, या कमर्शियली जो लिखा होगा वो। पोडियम पार्किंग का हमने पहले दिन भी उस दिन बोला था कि सब्जेक्ट टू प्लानिंग है, उसमें कोई आज की तारीख में मैं आपको कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। बैठेगा तो मेरे लिए बेस्ट है ना सर। और मैं ये चीज़ नहीं सोचूंगा कि मेरा बिल्डिंग बन रहा है, आपका बिल्डिंग बन रहा है। और उस दिन भी बोला था कि आपकी एम्यूनिटीज़ नहीं, मेरे आप, मैं जो सेल में देने वाला वो आपको एम्यूनिटीज़ दूंगा। मतलब प्लॉट एरिया लगभग 1200 या 1300 मीटर है। उसमें कुछ रोड सेट बैक भी है। इससे ये बड़ा ही आउट नहीं, मतलब ये बड़ा ये थोड़ा बड़ा है ना। अच्छा, एक हम लोग का एक और एक देखा होगा आपने ऐड में कि जो एरिया का था, एरिया का डिफरेंस आ रहा था। एरिया डिफरेंस है जो पीएमसी ने कुछ मेजरमेंट करके तो टेंडर डॉक्यूमेंट में भी लिखा है। वो देखता हूँ, क्योंकि वो टेक्निकल जो चीज़ है वो टीम ने वर्किंग करके दिया होगा, वो चीज़ के ऊपर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। और जो हमने लिख के दिया होगा उसमें हम कोई ये नहीं है। इसको लिख के दिया है, वो तो लाएंगे। ठीक है, लेकिन वो हम लोग रिकवर कर सकते हैं क्या? लेकिन वो चीज़ क्या होता है कि वो टेक्निकल सर्वे करने के बाद आपका वो 139 मीटर हो गया या 13 मीटर हो गया, वो गया कहाँ, पीछे गया है, बाजू वाले में गया है, रोड में गया है, रिकवरी कहाँ से अगर हो सकती है तो दूसरा लाने वाला होगा तो मैं भी लेके आऊँगा। और नहीं होगा, लिख के दिया होगा, टेक्निकल होगा तो आपको भी एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये चीज़ ये है। बट आज के डेट में ऑफिशियली हमारे पास में कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा ज़मीन कम है, राइट। ये हम कोई भी एक टेक्निकल आके ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं है हमारे पास में कोई रिकॉर्ड। आज मेरा 1735 का मीटर का प्लॉट है, अभी हम बोल रहे हैं कि 1550 है, जो भी है, बट वो डिस्कशन में है, या हो सकता है किसी एक आर्किटेक्ट ने ऐसे नाप के किया होगा, बट ऑन पेपर अपने पास में ऐसा कुछ है नहीं। तो वो वाले चीज़ पे जब तक आप, अगर आपने आए या कोई और आएगा, तो वो तो पहले मेजरमेंट करेगा ना वो, 100% राइट। उसके बाद में measurement आप बताओगे कि एक्चुअली कितना है और नहीं है। एक्चुअली देखेंगे तो गवर्नमेंट प्रोसेस था जो हमें करके लेना था, बट ठीक है अभी जाने दो ये, तो वो तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। अगर मेरा 150 स्क्वायर मीटर का जगह जाता है, बहुत होता है, 1500 स्क्वायर फीट बहुत होता है। एग्रीड, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से लीगली मिलता होगा तो 1500 हाँ। के ऊपर आप जो कर रहे हैं, 1500 के ऊपर आप 33(7) में भी जाओगे तो 1500 × 3 4500 फुट हो गया, बराबर, करेक्ट। और 7 FSI में जाओगे तो 10,000 फुट हो गया। बहुत वैल्यू हो गया उसका। तो वो मिलता होगा तो मैं भी क्यों छोड़ूंगा, और आपको भी क्यों छोड़ने लगाऊंगा। नहीं नहीं, वो तो उसके ऊपर ही कैलकुलेट करके दिया। अगर वो 150 नहीं मिल रहा है तो आपकी ऑफर रिवाइज होगी। आप चीज समझ लो, वो अगर टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आपको ये 1700 स्क्वायर मीटर पकड़ के आपको ऑफर देनी है, तो मैंने वो पकड़ के ही दी है। अगर वो माइनस होता है तो आपकी ऑफर माइनस होगी, इसमें प्लस होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट में क्लियर, अभी आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से। और जिग्नेश भाई, एक लास्ट क्वेश्चन था ये में, जैसे फ्लैट का यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लैट हैं, सबका एरिया अलग है। अभी जैसे बी विंग का अगर एरिया हम देखेंगे, बहुत सारे हमने बैंक के लोन लिए हुए हैं, जहाँ पे कारपेट एरिया हमें कुछ 625 और 635 के बीच में दिखता है, एज पर द जो भी टेक्निकल हम निकालते हैं, बाहर से टेक्निकल विजिट होता है या आर्किटेक्ट होते हैं गवर्नमेंट अप्रूव, और हमारा एज पर द सिस्टम अभी 610 स्क्वायर फीट का एरिया इस पर कैप्चर हुआ है, जो हमारे प्रोसेस में चल रहा है। ये 15 से 20 स्क्वायर फीट का जो डिफरेंस आ रहा है, तो उसका आप क्या फिर से आप मेजरमेंट करके रेक्टिफाई करोगे या फिर से आप चेक करोगे, कैसे है? उसमें कैसा है, टेंडर के ऊपर हमको स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर दिया गया है। हाँ हाँ, बराबर है। आपको 1000 मीटर का प्लॉट मिलने वाला है, उसके ऊपर 10,000 फुट है, आप उसके ऊपर ऑफर दीजिए। अच्छा, ओके। अगर आप 10,000 फुट का 10,500 कर रहे हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि 10,000 के ऊपर मैंने 3,000 दिया था, तो मैं टोटल 13,000 ही देने वाला हूँ। अच्छा, फिर आप 10,500 पे 2500 लो या 10,000 पे 3,000 लो। ओके। बराबर मैडम, ऐसा ही दिया था ना। और वो आप समझे 610 पकड़ के ही हमको दिया होगा। तो ये डिफरेंस बहुत अधिक नहीं है, 20-25 स्क्वायर फीट का ही है पर फ्लैट। जो है 7 फ्लैट ही हैं, तो 20 से 25 स्क्वायर फीट का ही इम्पैक्ट आता है पर फ्लैट। तो एक बार देख लेना, अगर मतलब जो भी आएगा तो ये मेरा ये रहेगा कोई भी बिल्डर से। जनरल में क्या है कि आपने हमको दिया है फर्स्ट डे प्लॉट स्क्वायर मीटर
उसके ऊपर कंज्यूम्ड एरिया इन स्क्वायर फीट कारपेट, वही आपको बताया कि 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, हम 10,000 फुट वापर रहे हैं। मैंने आपको 30%, 32 एग्जाम्पल 30% दिया, मतलब 3,000 फुट में आपको दे रहा हूँ, मतलब शॉर्ट में मैं आपको 10,000 प्लस 3,000 13,000 स्क्वायर फीट देने वाला हूँ 100 मीटर के प्लॉट के ऊपर। अभी वो प्लॉट 110 का होता है तो रिवाइज होगा, 90 का होता है तो रिवाइज होगा। अब वो 10,000 फुट में आपका 610 पकड़ा है, 615 पकड़ा है। और तो दूसरा है कि यहाँ पे ए विंग में सबके ये में जैसे बालकनी थे, ठीक है, 3 फीट बाय 9 फीट जो भी रहेगा, तो बालकनी का क्या वो पार्ट ऑफ एग्रीमेंट में मतलब एरिया ओवरऑल काउंट होता है या देखो पहले बालकनी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, हाँ, अभी नहीं मिलती। अभी नहीं मिलता है, तो अभी आप बोल रहे हो बालकनी तो मुझे नहीं मिलती तो मैं भी आपको कैसे दे। इसके लिए पीएमसी मैडम से आप डिस्कस कीजिए, या मैं सर से भी बात करता हूँ कि उन्होंने मेरे हिसाब से वो स्टेटमेंट निकाल के ही दिया होगा। आपके मेजरमेंट्स हो गए सब, तो आपको 610 और 615 का डिफरेंस कैसा मालूम है? लिस्ट आपने दिया होगा पीएमसी को, उन्होंने निकाल के दिया है। आपण ते 2 वेळा त्याची मेजरमेंट केलेली आहे आणि जी मेजरमेंट केली आहे ती बरोबर आहे, त्याच्यात काय फरक नाही आहे, कळलं का? परत एकदा बसून आपण त्याच्यावर चर्चा करू शकतो, तो काही इश्यू नाही आहे आणि तो विषय आजचा नाही आहे आणि सांगतो, कळलं का? और वो क्या है, आप लोगों का इंटरनल मैटर है, Exactly. उसमें मुझे कुछ नहीं है। मैंने 10,000 पे 13 दिया है, 3 मुझे 13,000 देना है, 13,000 में से आपको देना है, इनको देना है, आप नक्की करके बोल दो मुझे। ते नंतर बघता येईल ना। अजून काही बेसिक प्रश्न विचारायचे म्हणजे त्या दृष्टिकोनातून ते विचार। कुठला? नाही नाही, ते 2दा मेजरमेंट केलेले आहेत प्रत्येक फ्लॅटचं। नाही नाही, ते बाजूला नाही करत आहे। काय काय हे काय म्हणतात, तो विषय आहे का मेजरमेंटचा तुमच्या फ्लॅटचा? मी म्हटलो की हा जो विषय यांनी मांडला आहे या मीटिंगमध्ये तो प्रॉपरली सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे इंटरनली। तो एक असा इश्यू नाही बनायला पाहिजे की हा आमच्या याच्यामध्ये डिफरन्स आहे, तसा डिफरन्स मग खाली पण सगळे मोजतील आणि सांगतील की पेपरवर हा आहे ॲक्च्युअल आहे, तर ते एक पूर्ण रिझॉल्व्ह व्हायला पाहिजे असं माझं मत तुम्ही आहे। ते पाहिलंय का सगळं मेजरमेंट वगैरे पाहिलं का? या आम्ही दाखवतो, नाही सगळं ते डिफरन्सच दाखवतो, कळलं का? तो जो काही विषय आहे तो आम्ही 2दा मोजलेले आहे, दोन याच्यातून, आणि त्यातून हे मला वाटतं किती ह्याला अर्थ नाही आहे, ॲक्च्युअल किती आहे हे महत्त्वाचं आहे। होय होय, सगळं बरोबर आहे, डिफरन्स नाही आहे, कळलं, पण मला वाटतं त्याला काही अर्थ नाही आहे, ते परत मोजता येईल, तो विषय नाही, आणि तो आजच्या मीटिंगचा पण विषय नाही आहे। आता ते काय होते, नंतर प्लॅनिंग करताना ह्या सगळ्या गोष्टी येणार आहेत, प्लॅनिंगला वेळ आपल्याला अजून हे काही ठरायचंच आहे। अजून कोणाचे काही प्रश्न असतील त्यांना जायचं आहे म्हणून विचारतो। ठीक आहे सर, ये लो। और किसी को कुछ पूछना है? अरे हाँ, रेरा के अनुसार आप काम करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क? रेरा का तो रजिस्टर, हाँ बोलिए। रेरा के अनुसार आपका कंस्ट्रक्शन होगा तो उसका रेटिंग में आप सोसाइटी को सेक्रेटरी को दे देंगे टाइम टू टाइम वॉट एवर। मैडम रेरा रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में कंपलसरी है, और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जूने मेंबर भी आज की तारीख में रेरा में कवर हो गए, खाली नए मेंबर नहीं, आप भी उसमें कवर हो जाएंगे। सीसी आने के बाद अपना रेरा नंबर आता है, जो आज की तारीख में 6 महीना भी जाता है, 9 महीना भी जाता है और 12 महीना भी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड बहुत है, क्योंकि वो रेरा नंबर लेना हमको कंपलसरी है, उसके बगैर मैं सेल ही नहीं कर पाऊँगा। और वो रेरा नंबर में आपके प्रोजेक्ट में आप ओल्ड मेंबर भी उसमें कवर हो गए करके आज की तारीख में बैंक गारंटी, मोर्गेज, वो सब सिस्टम निकल गए, क्योंकि आप कवर हो गए, आपकी सेफ्टी हो गई ना। So that it will be in writing with secretary. मैडम वो पूरा नंबर आ जाएगा। वो सब होगा। अभी तक जो प्रोजेक्ट आपने किया है उसमें कोई कारण से स्टॉपेज हुआ था, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ? अच्छा, एक ये हुआ था हम लोग जो प्रेजेंटेशन, बैंक गारंटी आप नहीं देंगे करके बोला था। तो मैं पहले दिन भी ना बोला था, आज भी ना बोला, वही बोला। आज भी ना बोला। में
उसके अगेंस्ट में आपको रेरा में कवर हो गए ना सर आप। मैं उन मैडम को वही समझाया कि आज की तारीख में रेरा में ओल्ड मेंबर भी कवर हो गए। नहीं वो ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 2-3 फ्लैट्स आप सोसाइटी के नाम पे टेम्पररी, आप जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप रख सकते हैं एज अ बैंक गारंटी। ये प्रोजेक्ट मेरा बन रहा है, दूसरी बिल्डिंग लूंगा, आप मुझे एनओसी देंगे? सेल जो आपका सेल हाँ मेरे सेल में ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ऊपर मेरे को 5 फ्लैट मैंने नहीं बेचा है, आपका बिल्डिंग रेडी हो गया, ओसी आ गया जी, आपको वैसे ही फ्लैट चाहिए बराबर, वो रखता कोई डेवलपर है नहीं, फिर भी रख दिया। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मैं आपसे एनओसी मांगूंगा, सोसाइटी से आप देंगे कि भाई मुझे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे मॉर्गेज के लिए फ्लैट देना है 5 फ्लैट, हाँ समझो जो एग्जाम्पल 5 में से भले एक ही दे रहा हूँ, मेरे सेल में से दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन आपके सेल से मेरे सेल से ही बोल रहा हूँ, मैं मेरे सेल से ही बोल रहा हूँ सर। तो आप देंगे? सोसाइटी को सोचेगी ना, अगर हाँ या ना बोलो, आप मांगने से पहले आप देंगे? देखो इसमें क्या होता है ना, देखो मॉर्गेज के लिए क्या होता है, आपको 2 फ्लैट भी दे दिया, वो 2 फ्लैट बेच के आपका बिल्डिंग पूरा हो जाने वाला है, तो क्या होता है आपको सिक्योरिटी, सेफ्टी। बैंक गारंटी का क्या मतलब कि हम लोग के पास सेफ्टी बैंक गारंटी। आज की तारीख में कोई डेवलपर देता नहीं है और मैं भी नहीं। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि मैं आपको आपके मेरे जो सेल पॉइंट है उसमें आपको 1 फ्लैट मॉर्गेज रख के दे सकता हूँ। उस दिन भी मैंने बोला था बैंक गारंटी कोई नहीं देता है, अगर देता होगा तो मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में बैंक गारंटी दे के पैसा उसमें अटका, वो पैसा इधर। बैंक गारंटी क्या होता है आपको मालूम है? पैसा रख के ही आपको गारंटी मिलती है, तो पैसा मैं इसमें डालूँ ना, और बैंक में क्यों रखूँ? और वो बैंक में जो भी पैसा अमाउंट रखा वो अमाउंट से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। कोई भी स्टेज पे छोड़ के गया मैं, खाली आपको दिल को तसल्ली होती है, बराबर है, आपके दिल को तसल्ली होती है कि डेवलपर ने हमारे पास सिक्योरिटी रखी। बैंक गारंटी में फर्स्ट डे भी ना बोला हूँ, आज भी ना, बैंक गारंटी मैं नहीं दूंगा। आपको 1 फ्लैट चाहिए तो लीन कर सकता हूँ, लीन मतलब लास्ट स्लैब खत्म हो गई, वो फ्लैट सेल करने का मेरा राइट्स। इन केस अगर वो फ्लैट की चॉइस है तो उसके सेम इक्विवेलेंट आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इंटरचेंज कर दो। आपके पास 1 फ्लैट पड़ा रहेगा जब तक मेरी लास्ट स्लैब नहीं होगी। वो फ्लैट की वैल्यू भी आप गिनोगे तो बैंक गारंटी से ज़्यादा होगी। बैंक गारंटी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 20% 20 करोड़ रुपया कोई रखेगा ही नहीं। वही है जो हम लोग टेंडर में अपने नहीं, वो तो हमने फर्स्ट डे से ना बोला है ना सर। अगर वो चीज़ के लिए आप फर्स्ट डे से बोलते तो अपन आगे चर्चा में भी नहीं आते थे, मीटिंग भी नहीं करते थे, डिस्कशन भी नहीं करते थे। दैट इज द एंड। 20% 20 करोड़ रुपया कोई भी आदमी अगर बैंक गारंटी देता है, उसके बाद 50 करोड़ रुपया लगाएगा तो उसको 200 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट करेगा क्यों? और आज की मार्केट में प्रैक्टिस खत्म हो गई। सिक्योरिटी आप जो सोच रहे हैं ना, आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने रेरा में आपको कवर करके ले ली है। बैंक गारंटी से आप डेवलपर को जेल में नहीं डाल सकते। रेरा में कंप्लेंट करके आप डेवलपर को जेल में डाल सकते। मेरा घर नहीं मिला तो तू भी जेल में जा। 20 करोड़ से आपका बिल्डिंग बन जाने वाला है, और 20 करोड़ में आपका कितना है, उनका कितना, आप कितने लोग लड़ोगे? वो 20 करोड़ आपका नहीं है, सोसाइटी का है। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर। लेकिन मार्केट का प्रैक्टिस वो खत्म हो गया और डेवलपर लोग पहले वो सब निकाल के गए। जिग्नेश भाई, ये मतलब जो क्वेश्चन अजीत पूछ रहा है इसमें से ये नहीं है। चलो आपने बोला कि हमारे बिल्डिंग में आप 3 फ्लैट मॉर्गेज करते हैं तो हमें ऑब्जेक्शन होगा क्या? 2 चीज़ होता है कि अगर मान लो कि आपने 100 फ्लैट बनाया है, मेरा 50 फ्लैट जो भी है सबको मिल गया, आपका 50 फ्लैट सेल का है, उसमें से आपने 20 बेचा, 30 आपके हाथ में, उसके बाद जो ऊपर का सेलेबल वाला एरिया है आपका, वो आप किसको मॉर्गेज करो, किसी को दे दो, इससे सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होता है। सोसाइटी को एनओसी देनी हाँ, पड़ती है। एनओसी देंगे ना। अगर मेरा 50 फ्लैट मिल गया है, 1 मिनट, आपने अगर मेरे 50 फ्लैट को पोजीशन दे दिया है, आपका 50 फ्लैट फिर आप बेचो, मॉर्गेज करो, उससे हमारा लेना देना उतना नहीं होता। आपको एनओसी मिलेगा। मैं बताता हूँ, इस कंडीशन में सोसाइटी एनओसी देती है क्योंकि उनको कोई रिस्क नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे सोसाइटी आप देखेंगे जहाँ पे उसका इन्वेंट्री नहीं बिका है, तो क्या करता है बिल्डर, उस पर मॉर्गेज करके लोन उठा के अपना काम करता है। बहुत सारे सोसाइटी दैट इज द मॉर्गेज Right. और लोन। सुनिए, और ये एज अ सिक्योरिटी है। वहाँ पे एक आदमी आएगी, एक बैंक आएगी। यहाँ पे अगर वो प्रोजेक्ट लटका दिया तो यहाँ पे कोर्ट आएगी, पुलिस आएगी और पूरी सोसाइटी मेंबर्स आएगी।
आपका प्रोजेक्ट समझो मैंने लटका दिया, मैं आपको आशापुरा में 2 फ्लैट लिख के दे रहा हूँ, हाँ आपका कुछ नहीं होता, आप केस करेंगे तो प्रॉपर्टी पे केस होगा कि नहीं? बराबर वो प्रॉपर्टी के ऊपर आप सब लोग जाएंगे कि नहीं? तो सोसाइटी को न्यूसेंस रहेगा कि नहीं? ये चीज आप सोचो। आप यस करने में आप जो सोच रहे हो वो अलग बात है। वो फ्लैट के ऊपर लोन है, उसमें क्या होता है, बैंक सीधा उसकी जो मॉर्गेज का टर्म्स कंडीशन है उसके ऊपर वो उसको ऑक्शन में डाल के फ्लैट सेल कर देगा। इस चीज में आप फ्लैट सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको सिक्योरिटी दिया है। उसको सेल करने के लिए भले आप डीए में कुछ भी लिखो, लेकिन मेरी सिग्नेचर के बिगर आप उसके ऊपर सेल नहीं कर सकते हो। ये लीगल और टेक्निकल। आप आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो देखना है वो आदमी देखो, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखो, उसका काम देखो। पेपर के ऊपर आपको जो चाहिए देने वाले 1 ढूंढोगे तो 10 मिलेंगे। मैं आपको इनका पहला मैं बैंक गारंटी भी नहीं दूंगा, कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको लिख के नहीं दूंगा। मुझे मेरे घर पे रात को नींद आनी चाहिए, मैं आपके प्रोजेक्ट पे जो चाहिए वो लिख के देता। आप मेरे घर पे नहीं आने चाहिए, मैं आपके घर पे आऊँ, वैसी डिमांड आपने रख। मैं देख रहा था ऑफर, तो आपने 2 फ्लैट्स 500 स्क्वायर फीट के सेम प्राइस नहीं आपने रिवाइज में लिख के दिए, तो मैं जस्ट हाँ, तो 2 फ्लैट्स आपने और एक ओसी पे। हाँ, वैसे वो डिटेल में नहीं है, सिर्फ वो ये है। वो डीए में आ जाएगा। तो उतना मिस अगर 500 स्क्वायर फीट टेक बोलते तो 2 करोड़ के आसपास रहेगा वो। सिर्फ अभी उसको ही लग के एक सवाल है कि अगर आप बैंक में मॉर्गेज करते हो सेलेबल, तो ये 2 फ्लैट्स भी मॉर्गेज हो जाएंगे क्या? नहीं ना? मैं आपको वही समझाया ना कि वो 2 फ्लैट के नंबर डीए में आ जाएंगे। इन केस अपना काम चल रहा है, समझो 501 और 701, इन केस काम चल रहा है 501 के लिए, मेरे पास कस्टमर आया तो मैं सोसाइटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप 501 रिलीज करके 801 ले लो। तो वो हम लोग को सेम कॉम्पोनेंट, Agree. क्योंकि मेरे पास कस्टमर 501 की चॉइस का आया है। आपको तो 1000 स्क्वायर फीट से ही ये है। स्टार्टिंग में हम खाली स्क्वायर फीट लिखेंगे, उससे क्या होता है, मैं स्क्वायर फीट लिख सकता हूँ, फ्लैट नंबर लिखने से आपकी सेफ्टी हो जाती है। लेकिन उसके सामने वो क्लोज भी लिखा जाएगा कि कभी भी मुझे जो फ्लैट इंटरचेंज करना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और आप उसमें मुझे अटकाए। नहीं एग्री, लेकिन वो फिर बैंक को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बैंक को इन्फॉर्म क्या करना है? नहीं, बैंक नहीं, से मेरा सवाल वही था, अगर आपने नए 50 फ्लैट्स मैं लोन है, हाँ और आप अगर लेते हाँ, तो बैंक को तो दिए ही जाएगा। हाँ, तो देखो उसमें- बैंक से अगर आप कोई भी चीज लोगे ना, तो आपका मेरा जो भी पेपर वर्क हुआ है ना, हाँ। वो सब चीज बैंक के पास जाएगी, और डीए करेंगे तो डीए में तो सब चीज वो लिखी बैंक आपको 48 फ्लैट्स पे लोन देगी या 50 पे? मीन्स अगर 2 मेरे पास लीन है देखो उतना टेक्निकल वो चीज वो लोग के पास तो 48 पे देगी मेरे ख्याल से। वैसा वो बैंक। ठीक है, ओके, वो बाद में देख लेते हैं एक्चुअली। वो सब कुछ डिटेल्स में अपना टेंडर में दिया है। वो जो बाकी जो बातें हैं ना, वो टेंडर में सब कुछ है, समझ। वो आप टेंडर पढ़ो एक बार, उसमें सब कुछ एमिनिटीज वगैरह सब कुछ, वो टेंडर जब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है तभी वो लोग आए हैं, समझ गया ना? हाँ बोला। आपली बिल्डिंग झाली तयार, आता आपले फ्लॅट्स आहेत, माहीत आहे होतं आता माहीत. त्या हिशोबात आपल्याला पाणीचा सप्लाय आहे. आता काही ठिकाणी असं झालेलं आहे की म्हणजे बाकी जे समजा 50 फ्लॅट आहे तर त्याचं वॉल्यूम पाण्याचं तेवढं वाढून मिळालं पाहिजे. कारण की पुढे हा प्रॉब्लेम पाण्याचा, कारण की आपल्याला नंतर काय राहायचं इथे, हे घर बांधून जाणार निघून, तर पाणी आणि ड्रेनेज हे 2 मेन आहेत. कारण की कॅपॅसिटी आता आपलं 50ची आहे आणि एक्स्ट्रा फ्लॅट आल्यानंतर त्याची आयोजन होणार नाही. देखो वो दोनों चीज़ का आयोजन बीएमसी का है। रोड के ऊपर आज मेरे को बीएमसी अगर 500 फ्लैट बांधने की परमिशन दे रही है तो उसके पास 500 फ्लैट का ड्रेनेज है कि नहीं, दैट इज़ बीएमसी का प्रॉब्लम है। मैं वो कनेक्शन करके आपको दे दूंगा, मैं पानी की लाइन ला के दे दूंगा जो अप्रूवल होती है। आज मैं जो बिल्डिंग अप्रूव करूंगा उसके ऊपर ही मुझे पासिंग के ऊपर ही सब चीज़ मिलेगी। वो अप्रूव करके उसको इनलेट आपको पानी की लाइन और आउटलेट ड्रेनेज की लाइन कनेक्ट करके उसका पेपर वर्क कंप्लीट करके दूंगा। बीएमसी अगर उसमें पानी नहीं दे रहा है उसका कमिटमेंट मैं नहीं कर सकता। मैं आपको 24 घंटा नल की कमिटमेंट करूंगा, 24 घंटा पानी की नहीं कर सकता। तो 100 फ्लैट मैं बीएमसी से अप्रूवल ही लूंगा सर। बीएमसी अप्रूवल 100 फ्लैट का कर रहा है, उसके बाद पानी की लाइन लूंगा तो भी 100 फ्लैट के ऊपर ही मुझे 100 फ्लैट के ऊपर ही पानी की लाइन अप्रूव करेगा वो, और पानी की लाइन देंगे। अब बीएमसी डिसाइड करेगा कि आधे की लाइन देनी है, पौने की देनी है, 1 की देनी है।
होने नाही की ह्या आधी ह्या ज्या की काही गोष्टी आहेत ना त्या तेव्हाच होणार आहेत. और क्या होता है, मैं आपको देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, 24 घंटा नल दूंगा आपको, पानी की कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि पानी मेरे हाथ में नहीं है. ते कनेक्शन कनेक्शन तो करके दूं, कनेक्शन होगा तभी ओसी आएगी. विदाउट ओसी मैं आपको चाबी भी नहीं दूंगा. नाही नाही ते आपलं हे जी विक्रोळीला आता एवढ्या सगळ्या बिल्डिंग बांधल्या आहेत ना, तर बी एम सीचं काम आहे ना की ते खाली ड्रेनेज तेवढं मोठं करून द्यायचं, आधी ड्रेनेजची लाईन वाढवायची. आता आपल्याकडचं ड्रेनेजचं ते सगळं आमदार, नगरसेवक, बी एम सी या लोकांचा तो इश्यू आहे. आणि जेव्हा बी एम सी परमिशन देते तेव्हा त्यांचं काम आहे की ते आपल्याला तेवढं पाणी पुरवठा केला पाहिजे आणि तेवढं ड्रेनेजची लाईन पण दिली पाहिजे. शेवटी हां हां त्यावेळी बऱ्याचदा बिल्डर असं करतात की पूर्ण पण फ्लॅट 80% याच्यावर पण 80% असते. नाही आपल्याला फुल सी मिळाल्याशिवाय आपण काय एंट्री करणारच नाही आहे. नाही नाही बरोबर आहे. त्या सगळ्या गोष्टी आपण कन्फर्म, सगळे आपल्याकडे एक्सपर्ट आहेत, आपण सगळ्यांनी मिळून सगळं करणार आहोत. शेवटी रिडेव्हलपमेंट हा जो भाग आहे हा तुमचा विश्वासाचा आहे, ट्रस्टवर. तेवढीच ट्रान्सपरन्सी ही पण तेवढीच महत्त्वाची आहे. नाही हो गोष्ट खरी आहे, कळलं का. ट्रस्ट, ट्रान्सपरन्सी आणि टाईमली सगळ्या गोष्टी वेळेवर व्हायला पाहिजेत. आता कशा वेळेवर करायचे ह्या सगळ्या आपल्या लोकांच्या हातात आहे, कळलं का. आज म्हणजे ह्यांनी आपल्याला जो वेळ दिला त्याबद्दल मी त्यांचा खूप आभारी आहे. आणि पुढे आम्ही पुढचे आपलं जे काय असेल ते आपण नंतर ठरवणारच आहोत, तेव्हा मग आपण ते सगळं पाहून घेऊ. थँक्यू. उसके बाद में अभी हम पीएमसी अपने को उसका कंपैरेटिव सब स्टेटमेंट वो देंगे और उसके बाद में एक मीटिंग होगा अपना, वो सब रेडी होने के बाद में. और उस मीटिंग में हम लोगों ने भी लास्ट टाइम सेक्यूर के साथ बात किया, उसको मालूम कर लिया. अभी ये जे एसोसिएट्स आए उनके साथ बात किया. उसके बाद में दोनों को मिला के अपने को क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब कुछ हम लोग को एक स्पेशल SGM होगी, उस SGM हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे. और उसके बाद में हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा बिल्डर है. तो वो फाइनल करने के लिए वो मीटिंग होगी. उस मीटिंग में मैक्सिमम लोग आना चाहिए, मेंबर्स. हाँ सर, हाँ 100% मेंबर्स आना चाहिए. और हम लोगों को वो कर बाद में मेरे को ये पसंद नहीं था वो नहीं होगा, ऐसा कुछ समझ गए ना. तो ये आगे का प्रोसीजर रहेगा. एक्झॅक्टली ती मीटिंग संडेला असणार आणि शक्यतो लॉंग विकेंड वगैरे न बघता आपण ती करू, म्हणजे ना पळणार पण नाही कोण. हां ते तसं आपण सगळा आता पण म्हणून संडेला घेतले आज. हां हां ह्यांना तर 1 महिना अगोदर तिकीट काढावे लागते, तर त्याला ते अगोदर सांगावं लागेल, नाही तर आपल्या सगळ्यांना तिकडे जावं लागेल यांच्या गावी. ठीक आहे कळलं. थँक्यू.